हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेंटोवैथ। टॉप 50 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के लिए। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अ रोड विद अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, अ डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर अंडरगोज एक्सियल पुल ऑफ 50 किलो न्यूटन। व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस की वैल्यू हमसे पूछी है। स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। तो लोड हमें दे रखा है 50 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन, न्यूटन के अंदर लिखें तो, और साथ में एरिया रोड का होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अगर इसे मिलीमीटर में लिखें तो 40। इसी कैलकुलेशन अगर हम कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन इज अप्लाइड। तो P हमें दे रखा है 40 किलो न्यूटन, रोड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है 10 इंटू 20 मिलीमीटर में। देन व्हाट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू हमसे पूछी है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू हमसे फिर से वही फॉर्मूला लगाना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 40 किलो न्यूटन है, हमसे वैल्यू पूछी गई है मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूटन में रखेंगे हम अपने लोड को और मिलीमीटर में हमारा रहेगा एरिया। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 200। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। What will be the thermal stress develop in the road having a diameter of D हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, या इसे 40 मिलीमीटर लिख लेते हैं। लेंथ हमें दे रखी है रोड की 2 मीटर, इसे हम 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर में लिख लेते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ हीटिंग टेम्परेचर फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी होगी। इस क्वेश्चन में डेल्टा टी हमारा हो जाएगा 150। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमें दे रखा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ई की वैल्यू भी हमें दे रखी है 250 गीगा पास्कल। अगर हम इसे न्यूटन पर मिलीमीटर में लिखें तो 10⁻³ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेगा पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर में हो जाएगी वैल्यू। तो ई की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है। तो हमसे थर्मल स्ट्रेस पूछा है, जिसका फॉर्मूला हमें ये होता है पता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। 10⁻⁻5 इंटू 250 इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू लिख ली, डेल्टा टी की वैल्यू 150। ये हमारे पास कुछ आएगा अराउंड 375 के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हमें पता है शेयर स्ट्रेस की डायमेंशन होती है प्रेशर की डायमेंशन के बराबर। पॉइजन्स रेशियो हमारा जो होता है डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन का। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज बेस्ट सूटेड फॉर लीनियर इलास्टिक हार्डनिंग। इलास्टिक हार्डनिंग का मतलब हम स्ट्रेन हार्डनिंग से समझते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग के कर्व को हमने देखा था जब हमने सारे कर्व देखे थे कि इलास्टिक हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग का जब कर्व होता है तो वो कर्व में स्ट्रेन की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द मटेरियल प्रॉपर्टी चेंजेस। तो इस तरह का कुछ कर्व हमें मिलने वाला है अगर इलास्टिक हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग अगर किसी क्वेश्चन में दिखती है। तो ये हमारा कर्व है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें सी सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कंपोजिट बार, जो हमारी कंपोजिट बार होती है उसमें एलोंगेशन किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कंपोजिट बार
ये एक हमारी कंपोजिट बार है, अलग अलग एरिया हो सकता है A1 A2 A3। तो उसमें नेट डेल्टा निकालना है, डेल्टा टोटल की वैल्यू हमसे पूछी है। तो हमें पता है डेल्टा टोटल जो होता है कंपोजिट बार के लिए वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर इंडिविजुअल डेल्टा की बात करें तो वो हमें पता है PL/A ही होता है। अगर 1 के लिए बात करें तो L1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। लोड जो हमारी बॉडी पे लग रहा है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव किसी भी नेचर का होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में सारे के सारे कंपोनेंट पे इक्वल लगेगा। तो अगर हम बॉडी में से L और A को छोड़ दें और P और E हमारा जो कि कॉमन है उसे बाहर निकाल दें तो हमारा कुछ रिलेशन इस तरह से बन के आ जाता है। तो ये हमारा कंपोजिट बार के लिए टोटल डिफ्लेक्शन या स्ट्रेन हमें मिलता है, एलोंगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कॉनिकल बार के लिए, ये हमारी कॉनिकल बार है, कॉनिकल बार के लिए सेल्फ वेट है तो हमें इसे वर्टिकल हिंज करना होगा। तो ये हमारी कॉनिकल बार और ये सेल्फ वेट लगा है इसके ऊपर। सेल्फ वेट के थ्रू जब हमें वेट लगता है तो हमें पता है कि सेल्फ वेट जब कॉनिकल बार में लगता है तो हम इसे लिखते हैं WL/6AE। हमने जाना था कि एक प्रिज्मेटिक बार का 1/3 टाइम्स होता है हमारा कॉनिकल बार के अंदर जो एलोंगेशन आता है सेल्फ वेट के थ्रू। बट अगर हम इसे वेट डेंसिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो वेट डेंसिटी भी उसी रेशियो में 1/3 हो जाती है और हमारा जो फॉर्मूला बचता है अल्टीमेटली वो सेम रहता है। हमारे अगर वेट डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं कॉनिकल के लिए भी और यही फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं प्रिज्मेटिक बार के लिए भी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि वेट डेंसिटी के फॉर्म में अगर हमसे पूछे तो शेप चाहे कोई भी हो हम फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम आंसर अगर देखें वेट डेंसिटी के अगर फॉर्म में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में नीचे 6 नहीं है। तो हमसे ऑब्वियसली जो वैल्यू दे रखी है वो वेट डेंसिटी के फॉर्म में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इफ द इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज। हमें E की वैल्यू और G की वैल्यू दे रखी है और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो हमें फॉर्मूला पता है E = G 1 + μ हमारा फॉर्मूला होता है। E की वैल्यू हमें दे रखी है 200, G की वैल्यू हमारे पास है 66.67, साथ में 1 + μ। यहाँ से अगर μ की वैल्यू निकालना चाहें तो 200/66.63 को अगर हम कुछ इस तरह से लिखना चाहें तो ये भी सही आंसर होता है। 66.67 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको इसी तरह से लिखना चाहेंगे। तो म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर निकल कर आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इफ द इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज। ई और जी की वैल्यू हमें दे रखी है, हमसे म्यू की वैल्यू पूछी है। ई और जी के बीच में हमें रिलेशन पता है, उस रिलेशन में ई और जी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ई और जी की वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशन आती है, और उस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हमने 66.67 को 200/3 लिखा है, यानी कि 100 × 2/3। तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास म्यू की वैल्यू जो आती है वो 0.5 आती है, और 0.5 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस यानी कि जी की बात कर रहा है। जी के तो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, रेशो होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है
कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करेक्ट ऑप्शन फॉर द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस हमें पता है कि रेजिलेंस टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है अप टू द इलास्टिक लिमिट तक। तो अप टू द इलास्टिक लिमिट में हमारी एनर्जी जो स्टोर होती है उसे रेजिलेंस कहते हैं। और रेजिलेंस का मॉड्यूलस जो होता है वो मॉड्यूलस जो है हमें प्रॉपर्टी देता है जब हम हमारे रेजिलेंस की वैल्यू को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम हमारा रेजिलेंस अपॉन में वॉल्यूम हमें मिलने वाला है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। और रेजिलेंस हम यूज़ करेंगे प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस जो होता है वो हमारा मैक्सिमम लिमिट होती है रेजिलेंस की। और प्रूफ रेजिलेंस अपॉन वॉल्यूम हमें मिलने वाला है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, जो कि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और जो कांस्टेंट होता है। इसीलिए हमें हमेशा जब भी न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी होगी तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस की वैल्यू गिवन होती है। तो ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, इज द रेशियो द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारा होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इफ द पॉइजन्स रेशियो म्यू हमें दे रखा है 0.25 है एंड द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी की वैल्यू हमें दे रखी है 80। तो फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 2 × 80 1 + म्यू, ये हो जाएगा 1.25। कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 या इसे लिखें 5/2 × 80। तो आंसर आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर वैलिडेशन ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें पता है कि कहाँ तक वैलिड होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक वैलिड होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे पहुँचे हैं। तो स्टील रोड उस डायमीटर हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर लिखें। हमें उस रोड की लेंथ दे रखी है, जिसे हम मिलीमीटर में लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमें दे रखा है 12 × 10⁻⁻8 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड द रोड हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। द थर्मल स्ट्रेस डेवलप दे रखा है हमें 288 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूले में पुट करना है और ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा टी हमें यहाँ से मिल जाएगा 150 - 30 = 120। वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200 × 10⁻³ या 200 गीगापास्कल। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन द बॉडी। थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में हमसे पूछ रहा है। थर्मल स्ट्रेस किस किस का फंक्शन होती है। थर्मल स्ट्रेस का हमें फार्मूला पता है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये बात ठीक है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, ये भी ठीक है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गलत ऑप्शन है, इसे हम सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमसे पूछा है द एलोंगेशन इन द स्टील बार हैविंग ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एरिया हमें दे दिया है और एलोंगेशन की वैल्यू भी हमें दे दी है, डेल्टा एल की वैल्यू हमें दे रखी है। इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड पी, पी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। और इफ़ द लेंथ ऑफ द बार इज़, लेंथ हमें दे रखी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो फॉर्मूला पुट करना है हमें। ई होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है P/A अपॉन स्ट्रेन होता है हमारा डेल्टा L/L। तो अल्टीमेटली फार्मूला हमारा ये बनता है। इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और P की वैल्यू निकाल लेंगे। P की वैल्यू हमारी आने वाली है कैलकुलेशन के बाद 250 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्ट्रेस दैट इज रिजिड, व्हाट इज द पॉइजंस रेशियो। तो रिजिड बॉडी के लिए हमें पता है पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0 होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार, ए हमें क्रॉस सेक्शन दे रखा है 700 मिलीमीटर स्क्वायर, हमें बार इस तरह से शो की हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द क्यू आर सेक्शन में हमें स्ट्रेस पूछी है। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये हमारा सेक्शन एस है। तो हमें क्यू आर सेक्शन के अंदर हमसे पूछा है कि स्ट्रेस कितनी होगी, तो हमें लोड निकालना होगा क्यू आर सेक्शन में लोड कितना होगा। तो यहाँ से अगर चेक करना चालू करें तो यहाँ एक्सटर्नल लोड 63 का लगा है जो कि इस सेक्शन के लिए होगा। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो पी क्यू सेक्शन के लिए 63 का लोड होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे हमने इस डायरेक्शन में लिया था और अगर इसे हमने पॉजिटिव क्वांटिटी में लिया था तो हमारा ये लोड दूसरी डायरेक्शन में होने के कारण नेगेटिव में आएगा और ये माइनस होगा। तो हमारे क्यू आर सेक्शन पे जो लोड पड़ने वाला है वो होगा 63 माइनस हमारा 35 यानी कि 28। और अगर हम उस तरफ से बात करें तो भी हमारी 28 वैल्यू आने वाली है और ये वैल्यू दोनों तरफ से बराबर आना ये शो करता है कि हमने जो लोड निकाला है और दोनों साइड से वो इक्वल है। तो 28 का जो हमारा टेंसाइल लोड लग रहा है तो हमारा पी लोड हो जाएगा 28 और हमारा जो एरिया दे रखा है वो है 700 मिलीमीटर में। लोड हमारा अगर किलो न्यूटन में है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻³ से, तो आंसर हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे रिलेशन पूछा है ई, के और म्यू के रूप में। तो हमें पता है ई, के और म्यू में एक रिलेशन होता है ई = 3k 1 - 2 म्यू। ये रिलेशन हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पॉइजंस रेशियो की यूनिट क्या होती है। पॉइजंस रेशियो हमारा यूनिटलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेपर्ड बार, द स्टील बार हैविंग, हमें वॉल्यूम दे रखा है, इज फ्री टू एक्सपेंड इज हीटेड फ्रॉम, हमें डेल्टा टी की वैल्यू दे दी है। व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस डेवलप हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि बॉडी जब तक फिक्स नहीं है, जब तक फ्री पड़ी है, तब तक उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। तो स्ट्रेस हम 0 लिखेंगे, 0 हमारा ऑप्शन है, नो स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70th क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी की वैल्यू हमसे पूछी है। पॉइजंस रेशियो हमें दे रखा है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू हमें दे रखी है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करते ही ई की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, वो वैल्यू है 80, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही। अब हमें हुक्स लॉ में क्या रिलेशनशिप मिलती है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं या नॉट इक्वल होते हैं। तो हमें पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डायमीटर हमें दे रखा है और हमें लेंथ भी दे रखी है, टेम्परेचर राइज भी हमें दे रखा है, डेल्टा टी की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा हमारा 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ई की वैल्यू भी हमें दे रखी है। हमसे पूछा है, हमको कहा गया है कि रोड रिस्ट्रिक्टेड है तो हमारा स्ट्रेस 0 नहीं होगा। हमें थर्मल स्ट्रेस निकालना है, थर्मल स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला पड़ा है, फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तीनों फॉर्म की वैल्यू हमारे पास है। वैल्यू जैसे ही हम पुट करते हैं तो आंसर हमारा निकल कर आता है 288 और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ द थर्मल स्ट्रेसेस इन द बॉडी गिवन बिलो। थर्मल स्ट्रेसेस के लिए हमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हमें थर्मल स्ट्रेस का अगर फार्मूला लिखें तो हमें पता है कि ये थर्मल एक्सपेंशन की कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होती है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, ये बात भी सही है, और इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें, इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इन 3 dimensional बॉडी देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर हमने लिखा था इस तरीके से,
तो हमने देखा था कि अगर बॉडी 3 डायमेंशनल फोर्सेस हैं तो उसमें 9 कंपोनेंट आते हैं स्ट्रेस के, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल की वैल्यू हमसे पूछी है, ऑफ स्टील बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हमें दे दिया है, और व्हाट इज द सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी की वैल्यू भी हमें दे दी है, और इफ द लेंथ ऑफ अ बार लेंथ हमें दे दी है, और इलास्टिसिटी ई की वैल्यू भी हमें दे दी है। तो ई हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, जब उसके फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से रिलेशन आ जाएगी। इस रिलेशन में हमें सब कुछ दे दिया है, और पी की वैल्यू हमसे, डेल्टा एल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। डेल्टा एल की वैल्यू हम जब सबको पुट करेंगे क्वेश्चन में तो डेल्टा एल यहाँ पे आराम से निकल कर आएगा, और डेल्टा एल की जो वैल्यू निकल कर आने वाली है वो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद 2.5 मिलीमीटर, और ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द एलोंगेशन इन द यूनिफॉर्म रॉड हैविंग लेंथ एल ड्यू टू सेल्फ लोड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रोड के अंदर हमारा WL/2AE हमने अपने थ्योरी के अंदर कवर किया था। जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है हाफ होता है, जो कि एक्सटर्नल लोड के थ्रू होता है डेवलप, उसके मैग्नीट्यूड के। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक रोड है, फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ऑफ साइड बी साइड का, जिस पे लोड हमारा P लग रहा है। P हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है कि वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमें बताना है कि इसके ऊपर स्ट्रेस कितना लगेगा। एरिया तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, B इंटू बी, तो B स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस जो हमारा डेवलप होगा उसमें हमें जो लोड लेना है वो लोड कौन सा लेना है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो लोड हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर लोड जो होगा हमारा इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। अगर हमारा ये, अगर हम 3D में इस तरह से बात करें, ये हमारा अगर फिगर है तो हमें इस लोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये जो P है, P का हमें लेना होगा कॉस कंपोनेंट। P का कॉस 30 का कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो ये होता है हमारा P इंटू √3/2। तो हमारा लोड अगर आ जाएगा P इंटू √3/2, और उसमें अगर हम डिवाइड कर दें एरिया का जो कि हमारा है B स्क्वायर, तो ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर C के अंदर, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है, कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन की ये हमें एक्सियल टेंसाइल लोड की वैल्यू दे रखी है। एरिया हमें दे रखा है 20 इंटू 30 का। वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे स्ट्रेस हमारे पास निकल कर आएगा 33.3। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई, जे एंड के। तो रिलेशन हमें पता है 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। ये हमें जिस ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द कर्व बेस्ट सुटेड फॉर द लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल पूछा है। तो अगर हमारा मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक है, परफेक्ट प्लास्टिक का मतलब ये होता है उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगी। स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगी तो उसके स्ट्रेन के वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आ रहा था वो हमें नहीं दिखेगा, और हमारा कर्व कुछ इस तरह से मिलने वाला है, और कुछ इस तरह से मिलने वाला कर्व हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एलोंगेशन इन द टेपर्ड बार। टेपर्ड बार में हमने अपने थ्योरी के अंदर करा था कि टेपर बार का जो एलोंगेशन आता है उसकी वैल्यू होती है 4pl अपॉन पाई ई d1d2। ये हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डायमीटर हमें रोड का दे रखा है, लेंथ हमें दे रखी है, एक्सपीरियंस ऑफ हीटिंग, टेम्परेचर
डेल्टा टी की वैल्यू भी हमें दे दी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू भी हमें दे रखी है, फॉर्मूला निकाल के हमें ई की वैल्यू भी हमें दे रखी है, ई की वैल्यू भी हमारे पास है। यहाँ पे हमें निकालना है थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू, थर्मल स्ट्रेस का एक ही फार्मूला हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, तीनों कंपोनेंट ही। फाइनल आंसर हमारे पास जो निकल कर आएगा, तो हमारा जो भी आंसर निकल कर आएगा उसे हम डायरेक्टली टिक करने के पहले क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्या हमारे रोड रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। तो इस वर्ड को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें पता चलता है कि रोड हमारी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो स्ट्रेस को हम वैल्यूज में पुट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द सडन लोडिंग। तो सडन लोडिंग के लिए हमने क्वेश्चन करा था कल भी कि जब सडन लोडिंग या इम्पैक्ट लोड हमारे पास पड़ता है, इम्पैक्ट लोड उसमें जो हमारी स्ट्रेस डेवलप होती है वो 2 टाइम्स होती है जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के थ्रू डेवलप होने वाली स्ट्रेस के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के डबल स्ट्रेस डेवलप होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टील रोड ऑफ इनिशियल लेंथ हमें दे रखी है, फाइनल लेंथ भी हमें दे दी है, एक्सियल टेंसाइल लोड हमें दे रखा है, स्ट्रेन डेवलप्ड की वैल्यू पूछी है। स्ट्रेन डेवलप्ड हमें पता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, डेल्टा एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.2 और लेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है 200 इनिशियल लेंथ की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.001 हो जाएगा सही आंसर। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन पूछ रहे हैं, वो हमें पता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इफ द रेडियस ऑफ वायर इज सब्जेक्टेड टू लोड P इज डबल। तो रेडियस अगर डबल हो जाती है तो यंग्स मॉडुलस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से निकल कर आता है और हम देखते हैं कि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है हमारा यंग्स मॉडुलस, लेकिन यंग्स मॉडुलस हमारा प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो हमारा लेंथ में जितनी डिक्रीमेंट अगर और इंक्रीमेंट कुछ होगी उसको कवर अप करने के लिए हमारे लेंथ, हमारा एरिया और लेंथ आपस में एलिमिनेट कर लेंगे और न्यूमेरिकली वैल्यू जो है ई की वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है। और ई क्योंकि हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है और इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, तो रेडियस के बदलने से ई की वैल्यू किसी मटेरियल के लिए बदलती नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा रिमेन अनअफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग का कर्व। स्ट्रेन हार्डनिंग में हमने देखा था ये वाले कर्व सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ई की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है और यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू हमें दे दी है और थर्मल स्ट्रेस अल्फा की वैल्यू भी हमें दे दी है। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हम सीधा फार्मूला पुट करने वाले हैं। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 288, ई दे रखा है हमें 200, डेल्टा टी हमें दे रखा है 120। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमसे फिर से पूछ रहा है टेपर बार के लिए हमारा जो एलोंगेशन होता है वो कितना होता है। तो टेपर बार के लिए हमने एलोंगेशन अभी पहले भी देखा है और हमने थ्योरी में भी देखा 4PL/πe_d1d2 होता है। अब हमसे पूछ रहा है द स्टील रोड उस डायमीटर हमें दे रखा है, डी की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्सपीरियंस चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू हमें दे रखी है, यंग्स मॉडुलस ई की वैल्यू भी हमारे पास है, स्ट्रेस डेवलप भी हमें दे रखे हैं, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी की वैल्यू इस बार हमसे मांग रहा है। फार्मूला हमारा सेम रहेगा, वैल्यूज हम इसकी और इसकी पुट कर देते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल में दे रखी है और हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर हमारा वैल्यूज को पुट करने के बाद आता है
डेल्टा टी की वैल्यू 120, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। ये कई बार हमसे क्वेश्चन में एक टेम्परेचर दे के हमसे दूसरा टेम्परेचर पूछ सकता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे क्वेश्चन में दे रखा होता है कि पहले वाला टेम्परेचर 30 है और अगर इसकी और हीटिंग करते हैं तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी की जो हमारी वैल्यू है 120 अगर आती है तो नेक्स्ट टेम्परेचर हमारा 150 हो जाएगा। ये ऑप्शन में इस बार नहीं दे रखा, लेकिन हम सब कभी कभी ऑप्शन में फाइनल टेम्परेचर भी पूछ सकता है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमसे एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द elongation delta L in a steel bar having a cross-sectional area is subjected to axial compressive load P की वैल्यू हमें दे रखी है। If the length of the bar is 4 मीटर and modulus of elasticity E की वैल्यू हमें दे रखी है, what is the dimension of the square cross section। तो एरिया हमसे पूछ रहा है, तो एलोंगेशन हमें दे रखा है 2.5 मिलीमीटर के अंदर, लोड हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है। फार्मूले में जैसी वैल्यू पुट करेंगे ए की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ए की हमारी वैल्यू जब फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारी निकल कर आती है 1600, और इसको अगर हम लिखना चाहें ऑप्शन की तरह से तो 14 × 40, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस के बारे में पूछा है। तो अगर हम सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस दे रखे हों तो हमारा जो स्ट्रेन निकल कर आता है, स्ट्रेन हमें याद रखना है, स्ट्रेन हमारा सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस के थ्रू जो स्ट्रेन होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन हमारा यंग्स मॉडुलस और 1 माइनस म्यू। यहाँ पे 1 माइनस 2 म्यू नहीं होगा क्योंकि हम एक ही डायमेंशन लेने वाले हैं, और इसके अकॉर्डिंग जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारा निकल कर आएगा 4 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर पर मिलीमीटर। तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हमसे पूछा था, वही क्वेश्चन हमसे दोबारा रिपीट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स अपॉन, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने वाली है। पॉइजन्स रेशियो हमारा होता है रेशियो ऑफ लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेल्टा वी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और हमें लेंथ, विड्थ और हाइट दे दी, यानी कि वॉल्यूम हमें दे दिया है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा वी बाय वी होती है। वी हमें दे दिया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे दिया है, तो डेल्टा वी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू हमें निकल कर आती है 0.48, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड जिसका एरिया हमें दे रखा है 20 × 20, एक्सियल लोड पी हमें दे रखा है 10 × 10⁻3, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू भी हमें दे रखी है। स्ट्रेन इंड्यूस निकालना है, स्ट्रेन के लिए हमने फार्मूला लिख लिया, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेन को उधर भेज दिया। तो ये तीनों टर्म हमारे पास दे रखी हैं, वैल्यूज में जैसे हम पुट करेंगे आंसर हमारा जो निकल कर आएगा, आंसर हमारा आ रहा है 0.1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेन and their direction on the plane, what will be the total number of strain reading required to help of the strain gauge। strain हमें पता है कि एक तो हमारा longitudinal डायरेक्शन में होता है और दो हमारे ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती हैं जिनके अंदर स्ट्रेन होता है, तो टोटल 3 डायमेंशनल होती हैं जो स्ट्रेन गेज हमें बताएगा। द स्टेट व्हेन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, तो हमारा अगर जब स्ट्रेस तीनों डायमेंशन में सेम लगा होता है मैग्नीट्यूड में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रोड इज सब्जेक्टेड टू, स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे रखी है, यंग्स मॉडुलस भी हमें दे रखा है, स्ट्रेन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फार्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं हमारा आंसर निकल कर आता है 10⁻³ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकली स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट। पर यूनिट हमें पता है ये लेंथ है, अगर तो इसकी पर यूनिट क्या होती है, पर यूनिट लेंथ ही होती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसी के साथ हमने इस सेक्शन के अंदर 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।